जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के 75 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 26 सितंबर 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात क्लासों की पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। हमने अभी तक इस साइंस की टेस्ट सीरीज के अंदर वो लगभग 45+ टेस्ट है वो डाल रखे हैं अभी, ठीक है। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यहां पे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक बायोगैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक मुख्य घटक है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा मेथेन। मेथेन है वो इसका मुख्य घटक हो जाएगा, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मेथेन है, एथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये कौन सी श्रेणी के सदस्य है भी? तो ये एल्केन श्रेणी के सदस्य है भी। और एक होता है एल्केन श्रेणी, एक होता है एल्किन श्रेणी और एक होता है एल्काइन। तो उसमें एल्केन श्रेणी का सदस्य है और एल्केन श्रेणी के अंदर वो एन है वो अनुलग्न लगता है भी। एन जैसे मेथेन एन आ गया ना, एथेन एन आ गया, ब्यूटेन एन आ गया, प्रोपेन एन आ गया। और एल्किन का होगा उसमें इन होगा भी, प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन इन लगेगा। और एल्काइन श्रेणी का कोई सदस्य होगा तो उसमें आइन अनुलग्न लगेगा भाई, आइन जैसे मेथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पे एल्केन है तो एल्केन का फॉर्मूला भी बहुत बार पूछ लेता है, तो ये होता है आपका CnH2n+2। एल्केन का ये फॉर्मूला होता है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। और मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4। और एथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। ये होता है भी, ठीक है। और रही बात एल्किन, एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या है? तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब यहां पे n क्या है भी? नंबर ऑफ कार्बन होते हैं भी, ठीक है। जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से यहां पे हाइड्रोजन की संख्या है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो भी, अजैव निम्नलिखित अपशिष्टों के संदर्भ में, अजैव निम्नलिखित अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत का पृथक्करण का क्या अभिप्राय है? पृथक्करण का क्या अभिप्राय है? एक तो होता है अजैव निम्नलिखित पदार्थ और एक होता है जैव निम्नलिखित पदार्थ। अब अजैव क्या होते हैं और जैव क्या होते हैं? अजैव निम्नलिखित पदार्थ वो होते हैं जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, वो सारे के सारे किस में आएंगे? अजैव निम्नलिखित पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैव निम्नलिखित पदार्थ है जिसका अपन क्या है? खाद बना सकते हैं भी, जिसकी उर्वरक बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, वो आपका जैव निम्नलिखित के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फलों के छिलके हो गए, वो सारा का सारा अब वो आपका जैव निम्नलिखित के अंतर्गत आ जाएगा। देन उसके बाद अपन बात करें तो ये आपका रसोई घर का जो अपशिष्ट होता है, जो सड़ी गली सब्जियां होती है, वो सारी की सारी किस्में आ जाती है, तो वो जैव निम्नलिखित के अंतर्गत आती है भी। तो इसका मतलब क्या है भी? स्रोत का पृथक्करण, स्रोत का जो पृथक्करण है इसका अर्थ क्या है? तो अजैव निम्नलिखित उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों को उन्हें जैव निम्नलिखित पदार्थों के साथ मिश्रित नहीं, नगर पालिकाओं को अजैव निम्नलिखित और जैव निम्नलिखित अपशिष्ट के लिए अलग अलग निपटान स्थल बनाने चाहिए, यह भी नहीं है।
अब यहां पे देखो भी एजेव निम्नलिखित एजेव निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग करने वाले लोगों को इन वस्तुओं के साथ जैव निम्नलिखित का मिश्रित जैव निम्नलिखित वस्तुओं को मिश्रित नहीं करना चाहिए। और अगला है परिवारों को कचरों के अजैव निम्नलिखित वस्तुओं को जैव निम्नलिखित वस्तुओं से अलग रखना चाहिए। वह ये बिल्कुल सही है भी। अब अलग क्यों रखना चाहिए भी? जो अजैव निम्नलिखित है जिसको अपन वापस से यूज नहीं कर सकते भी, ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, और जैव निम्नलिखित है उसको अपन क्या है वापस से यूज कर सकते हैं भी। सर का जो सड़े गले छिलके हैं उसका वापस से यूज कैसे करेंगे? उसको अपन खाद बना सकते हैं भी, उसकी खाद बना सकते हैं, तो वो खाद के रूप में वो यूज हो सकता है। तो परिवारों को क्या करना चाहिए भी? जो जैव निम्नलिखित वस्तुएं हैं उनको तो अलग रखना चाहिए, और जो अजैव निम्नलिखित वस्तुएं हैं उनको क्या है अलग रखनी चाहिए भी, ताकि यहां पे पर्यावरण जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी ब्राजील में 10 मीटर आकार का एक सैटेलाइट पाया गया। यदि इस सैटेलाइट को किसी अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो इसका 30 मीटर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? अब देखो भी सैटेलाइट है, इसका आकार है वो 10 मीटर का है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ना वो 30 मीटर का बन रहा है भी। यहां पे ये देखो इसका आकार 10 मीटर का है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 30 मीटर का और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है भी आकार 10 है और प्रतिबिंब बन रहा है 30, तो यानी कितना गुना बन रहा है? 3 गुना बन रहा है। तो यहां पे मैग्निफिकेशन का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब सर प्लस आएगा या माइनस? तो देखो भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वहां पे आपका जो आवर्धन आएगा वो नेगेटिव आएगा, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा वहां पे आपका आवर्धन है वो पॉजिटिव आएगा। ये चीजें ध्यान में रखना। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का मान आपके पास में आ गया, और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भी? -v/u होता है भी, -v/u होता है। तो मान रख दो, यहां पे मान रखोगे तो आपके पास में -3 बराबर में अब दर्पण से v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होता है, u क्या होता है? तो वस्तु की दूरी है। तो उस सैटेलाइट को दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 20 मीटर की दूरी पर रखा गया, तो इसका मतलब -v और अपॉन में -20। सर 20 माइनस का क्यों आया? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, उसके सामने रखते हैं, सामने का मतलब उसकी बाईं ओर रखते हैं, और बाईं ओर सारी दूरी है वो अपन नेगेटिव में कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया अभी, तो ये हो जाएगा v का मान आपके पास में आ गया -60, 20 या 60 होता है, तो v का मान आपके पास में -60 आ गया। अब यहां से आपके पास में दर्पण फॉर्मूला लगा दो, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/f बराबर हो जाएगा a/v प्लस में 1/u। ठीक है, अब मान रख दो, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? v का मान कितना है? तो 60, माइनस का अभी निकाला आपने, तो 1/-60 आ जाएगा। और यहां पे u है वो अपन नेगेटिव में लेंगे क्योंकि बाईं ओर रखा गया है वस्तु को, तो यहां पे 1/20 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 60 आ जाएगा, तो -1 और 20 या 60, तो ये -60 हो जाएगा, बराबर ये मान किसका है? 1/v का है, सॉरी 1/f का है, 1/f का है। तो यहां से आपके पास में ये क्या आ जाएगा भी? आपको तो f का मान चाहिए, तो इसको पलटी मरवा दो, पलटी मरवाओगे तो आगे वाली संख्या है ये भी पलट जाएगी भी। तो यहां पे आपके पास में f बराबर क्या हो जाएगा? तो -1 और -3 यानी -4 हो जाएगा, और -4 तो ये हो जाएगा 60/-4, तो 4 एकम 4 और 15 चौके 60, तो f का मान कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा -15। कितना आ जाएगा? -15 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक बार फिर हमको मैं बता देना चाहूंगा भी ALP नाम तो सुना ही होगा, 2024 के अंदर अभी एग्जाम हुआ है इसका। ठीक है, तो 2024 के अंदर ALP के अंदर जो क्वेश्चन आए गए थे, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे ग्रुप डी से थे भी। मैंने सारे के सारे 15 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है, सारे के सारे निकाल लिए भी, सारे के सारे क्वेश्चन A to Z मैथ, रीजनिंग और आपका जो साइंस है वो सारा का सारा निकाल लिया है। अब जैसे ही आपका ये पोर्शन कंप्लीट होगा ग्रुप डी वाला, प्रीवियस ईयर वाला, देन उसके बाद में ALP वाले करवाऊंगा मैं आपको। तो देख लेना, जो कि त्यों क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, संख्या भी चेंज नहीं की गई है। ठीक है, तो आपको करना क्या है?
आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे भी। अगर आपको कोई भी एग्जाम हो, मैं ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा, कोई भी एग्जाम हो, अगर उसको क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का नॉलेज होना चाहिए भी, प्रीवियस ईयर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा भी। तो मेरा मानना यही है भी, आप अगर ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन निकाल लेते हैं, यानी उसमें से 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 25 में से मैं 20 प्लस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं। 20 प्लस क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे आपको हूबहू, यानी संख्या ही चेंज नहीं होगी भी, ये अपनी गारंटी है। ठीक है, अब इस गारंटी को आप कितना मानते हो भी, एक तो ये होता है भी ज्यादा पॉपुलर जो यूट्यूबर होता है वो बता देता है तो उसकी बातें मान लेते हो आप, और एक ये होता है भी ठीक है यार बंदा ऐसे ही कर रहा है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने एएलपी वाला निकाला है भी, और एएलपी में मैंने फिर भी बोला था आपको, एएलपी वालों को भी आप ग्रुप डी वाला प्रीवियस ईयर देख लो, यानी 2 या 3 क्वेश्चन है वो प्रत्येक शिफ्ट से अलग गए हैं, बाकी सारे के सारे वो यही आपके ग्रुप डी वाले ही पूछे गए हैं। तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 प्लस 4 के आओगे, सारा देख लेना, 1 से लेकर के 99 शिफ्टों के सारे करवा दूंगा मैं। अभी ये 76 नंबर क्लास चल रही है आपकी, और बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं भी मैं आपको। ठीक है, वही बात नहीं है भी घात काट रहा हूं, ठीक है, बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल से करवा रहा हूं, और यूट्यूब पे आपको मिलेगा भी नहीं, यानी किसी ने शुरू किया तो वो बंद ही कर दिया उसने, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो लेवल के क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी के अंदर। तो आपको और कहीं पे भी क्लासें नहीं मिलेगी इस प्रीवियस ईयर के साइंस की। मैथ रीजनिंग तो हर एक कोई करवा देता है, लेकिन उसमें भी कोई जैसे हार्ड क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ देता है, लेकिन अपन ए टू जेड सारे के सारे कवर कर रहे हैं भी, और बढ़िया तरीके से आपको समझा रहा हूं। क्लासें कैसी लगी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना भी। ठीक है, आगे देखो, इसमें देखो, निम्नलिखित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नावली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही कथन का विकल्प की पहचान करो भी। अब देखो, अब यहां पे समझने की कोशिश करो। अब इसके अंदर है ना आपके पास में यहां पे, अब ये जो प्रश्नावली ए है इसमें नीला रंग है, इसमें क्या है भी, नीला रंग है। अब नीला रंग है तो यहां पे है क्या इसके अंदर, इसमें उबाले गए चावल है भी, इसमें उबाले गए चावल है, चावल रखे गए हैं, और आगे जो ये चैन कुप्पी सी है इससे क्या ये डाल रहा है, इससे आयोडीन का विलयन मिला रहा है भी। ये क्या है, आयोडीन का विलयन है वो इस कुप्पी से मिला रहा है भी इस प्रश्नावली के अंदर। और जैसे ही इसने इस प्रश्नावली के अंदर है वो आयोडीन का विलयन मिलाया, तो मिलाते ही ये नीला रंग है वो गायब हो गया। अब नीला रंग गायब क्यों हुआ, क्योंकि यहां से अपन बात करें तो चावल है, चावल के अंदर क्या होता है भी, चावल के अंदर स्टार्च होता है भी, चावल के अंदर है वो स्टार्च होता है, और जैसे ही आयोडीन इससे मिलेगा, स्टार्च से आयोडीन मिलेगा, तो ये आयोडीन है वो इस स्टार्च से जैसे ही मिलेगा तो यहां पे ये नीला काला रंग है वो गायब कर देगा भाई, नीला काला रंग गायब कर देगा। और ये क्वेश्चन है वो एक प्रकार से यहां पे चावल दे रखा आपको, पहले है वो ये आलू के अंदर आया था भी, ये यही क्वेश्चन पूछा गया था, और ये वहां पे क्या था भी, आलू था चावल की जगह। तो आलू के अंदर स्टार्च होता है भी, आलू के अंदर भी स्टार्च होता है, जो कि आयोडीन का विलयन मिलेगा तो यहां से ये क्या कर देगा, ये नीला काला रंग है वो दूर हो जाएगा भी। अब इसके अंदर नीचे और चलें अपन, तो यहां पे देखो भी, अब इसने उबले हुए भी चावल है, और इसने ये भी बोला भी उबला हुआ और चबाया हुआ भी चावल है भी, उबला हुआ और चबाया हुआ भी चावल है। अब इसके अंदर देखो, पहली बात तो ये है भी, जब अपन स्टार्च के अंदर, जब अपन क्या है स्टार्च के अंदर है वो आयोडीन मिलाएंगे ना, तो ये क्या कर देगा भी, नीला काला रंग कर देगा भी। स्टार्च के अंदर जब आयोडीन मिलाएंगे तो ये नीला काला रंग कर देगा। लेकिन यहां से क्या होता है, यहां से देखो भी उबले हुए और चबाए हुए चावल है। अब चबाए हुए चावल है तो वहां पे स्टार्च का पाचन हो जाता है भी, वहां पे क्या हो जाता है, स्टार्च का पाचन हो जाता है। और स्टार्च का पाचन यानी उबले हुए और चबाए हुए चावल है, ये देखो यहां पे इसने दे रखा है, आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उबले हुए और चबाए हुए चावल है, तो चबाने से चावल के अंदर जो स्टार्च होता है ना उसका पाचन हो गया, और स्टार्च का पाचन होते ही ये क्या आता है, आपका नीला काला रंग है वो गायब हो गया अभी, ठीक है, नीला काला रंग है वो गायब हो गया। अब नीला काला रंग बनेगा कब, जब स्टार्च के साथ आयोडीन मिश्रित होगा। यहां पे क्या है, चबाया हुआ चावल नहीं था, यहां पे चबाया हुआ चावल नहीं था, यहां पे स्टार्च था चावल के अंदर, और जैसे ही हमने क्या किया, इसके अंदर आयोडीन मिलाया तो ये नीला काला रंग हो गया।
और जैसे ही चावल को चबाया, चावल को चबाने पर चावल में जो स्टार्च था उसका पाचन हो गया, और पाचन होते ही क्या है, वो आपका नीला काला रंग है वो गायब हो गया। अभी चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो, अब इसके अंदर ऑप्शन देखो, अब यहां पे देखो भी स्टार्च का पाचन लार में मौजूद पेप्सिन द्वारा किया जाता है, वह लार में मौजूद पेप्सिन के द्वारा है, वो स्टार्च का पाचन नहीं किया जाता अभी। ठीक है, स्टार्च का पाचन नहीं करता, पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है। अभी ये प्रोटीन का पाचन करता है और ये अमाशय केंद्र होता है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी लार के अंदर जो लार एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च का माल्टोज के अंदर है वो कन्वर्ट करता है। भी स्टार्च को पचा लेता है, पाचन क्रिया के द्वारा माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है, तो यहां पे स्टार्च खत्म हो जाएगा, तो वो नीला काला रंग है वो गायब हो जाएगा भी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो कार्बन यौगिकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते भी, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो वहां पे विद्युत का चालन नहीं होगा भी। लेकिन कार्बन यौगिक के अंदर है वो एक प्रकार से बोले तो अपवाद है, आप जानते हैं अपवाद कौन सा है? ग्रेफाइट है वो कार्बन का अपरूप होते हुए भी, ग्रेफाइट है वो कार्बन का अपरूप होते हुए भी क्या करता है? ये विद्युत का चालन करता है भी। तो यहां पे क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते भी, कोई भी आयन नहीं बनाते, तो आयन नहीं बनाएंगे तो यहां पे क्या होगा भी? मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे नहीं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इससे क्या है वो कुचालक रहेंगे। यानी आयन बनाने का मतलब होता है भी कार्बन यौगिक होते हैं ना, वो सहसंयोजक बंध बनाते भी, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक नहीं बनाते भी। अगर आयनिक यौगिक बनाते होते तो उसके अंदर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते। अब सहसंयोजक यौगिक का एग्जांपल में देखूं तो CH4 है, मेथेन CH4। ठीक है, इसके अंदर सहसंयोजक यौगिक कौन से होते हैं? जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है भी। लेकिन आयनिक यौगिक होते हैं ना, आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या है? एक तो आपका इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। जैसे नमक है, अब नमक है सॉलिड अवस्था के अंदर है तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा भी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये लिक्विड अवस्था में आएगा, थोड़ा सा गलित अवस्था में आएगा, तो ये क्या है? विद्युत का चालन करना शुरू कर देगा भी। तो यहां पे एक तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसमें एक लेने वाला और एक देने वाला, इसमें दोनों ही लेने वाले होते हैं भी सहसंयोजक यौगिक के अंदर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, अब जो कार्बन यौगिक होते हैं ना, उनके जो सहसंयोजक बंध बनाते भी है, और सहसंयोजक बंध के गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च नहीं होते भी। ठीक है, निम्न होते हैं भी। और जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च होते हैं भी। ठीक है, और क्योंकि कार्बनिक यौगिक प्रकृति में ठोस होते हैं, कार्बनिक यौगिक है वो प्रकृति में ठोस होते हैं, अपवाद के रूप में प्रकृति के अंदर है वो हीरा है वो एक ठोस अवस्था में पाया जाता है, कार्बन का अपरूप ही है वो। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर अपन बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका फॉर्मूला है? तो इसे बोलते हैं अपन कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4। हेमी का मतलब होता है आधा, हाफ H2O यानी आधा जल का अणु। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है भी, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला दूसरा ये भी मिलता है भी 2CaSO4 डॉट और H2O, ये भी मिलता है आपको। ठीक है, और उसके बाद में अनबुझा चूना यानी बिना बुझा चूने को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं भी, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। चूना पत्थर को क्या बोलते हैं? जिसे संगमरमर बोलते हैं भी। ठीक है, तो ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O, यानी 2 जल के अणु होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर है वो, जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जब इसको गर्म करते हैं तो ये 1.5 जल का अणु त्याग देता है और क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, हेमीहाइड्रेट बन जाता है ये। ठीक है, तो यहां पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP बोलते हैं जिसको। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है पादपों में प्रांकुर कहां पाए जाते हैं? तो पादपों के अंदर वो प्रांकुर है वो बीज के अंदर पाए जाते हैं भी। जैसे ये आपका बीज है, ये आपका इस प्रकार से बीज है, तो इसके अंदर एक भाग है वो ऊपर होता है इस बीज के, एक भाग है वो नीचे होता है। जो ऊपर होता है वो होता है प्रांकुर। वो क्या होता है भी? प्रांकुर होता है। प्रांकुर से किसका विकास होता है? तने का विकास होता है भी। प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। और एक होता है मूलांकुर।
प्रांकुर से तो तने का निर्माण हो गया, ठीक है। और एक होता है मूलांकुर। मूलांकुर दो भाग पाए जाते हैं बीज के अंदर, एक तो प्रांकुर होता है और एक मूलांकुर। मूलांकुर से यहां पे मूल यानी जड़, मूल यानी जड़ का निर्माण होता है भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। प्रांकुर कहां पाए जाते हैं? तो प्रांकुर बीज में पाए जाते हैं भी, जिससे तने का निर्माण होता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है प्रोटीनों के एमिनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में, वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित होते हैं। तो ये जिम्मेदार एंजाइम है वो आंतररस के अंतर्गत होते हैं भी। और आंतररस कहां पे मिलता है? आपको छोटी आंत के अंदर मिलता है भी। आंतररस है वो कहां पे है? छोटी आंत में पाया जाता है ये, छोटी आंत के अंदर। अगर आपसे पूछ ले भी पूर्ण पाचन कहां पे होता है? पूर्ण पाचन है वो कहां पे होता है? तो पूर्ण पाचन आपका छोटी आंत के अंदर होता है भी। जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसका ग्लूकोज के अंदर, और वसा है उसका वसा अम्लों के अंदर, और ग्लिसरॉल है उसका अंतिम रूपांतरण, जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर है वो वसा का एक प्रकार से अंतिम रूपांतरण हो जाता है। और इनके लिए जिम्मेदार एंजाइम है वो कहां पे पाए जाते हैं? तो वो आंतररस के अंतर्गत होते हैं। और आंतररस है वो कहां पे है? तो वो आपकी छोटी आंत के अंदर है। पीतरस है वो कहां से आता है भी? पीतरस यकृत से स्रावित होता है भी। और पित्ताशय केंद्र है वो ये क्या है? संचित होता है, यानी संग्रह होता है इसका पित्ताशय केंद्र, ठीक है। और दूसरी बात, पीतरस का जो पीएच मान है, पीतरस का पीएच मान है वो लगभग कितना मिलता है भी? तो लगभग है 7.7 के करीबन होगा भी इसका पीएच मान, ठीक है, 7.7 के करीबन। और उसके बाद में आंतरीय रस है, इसका पीएच मान है वो लगभग 7.8 के करीबन होगा। और जठर रस का पीएच मान है वो 1.2 होगा। 1.2 से लेकर के 2.1 तक हो जाएगा भी, 1.2 से लेकर के 1.8 तक, ठीक है। और अग्नाशी रस है, इसका जो पीएच मान है वो 8 हो जाएगा भी, ठीक है। इस प्रकार से यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशा परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष पर होने पर ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। चाहे आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ का यूज करो, चाहे आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यूज करो। अब उसके अंदर है वो तीन अंगुलियां काम में ली जाती है, 2 अंगुलियां और एक अंगूठा। अब इसके अंदर एक तो मध्यमा, एक तर्जनी और अंगूठा, और ये परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर, या फिर इसे बोल सकते हैं लंबवत, या तो लंबवत बोल सकते हैं या फिर इसे क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं भी फ्लेमिंग के दाएं हाथ में, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो यहां पे जो तर्जनी है वो क्या दर्शाती है? तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और तर्जनी हो गई, उसके बाद में मध्यमा है वो क्या बताएगी भी? तो मध्यमा है वो आपकी एक प्रकार से बोले तो धारा की दिशा, ये धारा की दिशा बताएगी भी, धारा की दिशा बताएगी। और जो अंगूठा है वो चालक की गति को बताएगी। अंगूठा है वो चालक की गति को बताएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जब बाएं हाथ का नियम आ जाता है, बाएं हाथ के नियम के अंदर है वो क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को ही बताएगी, मध्यमा है वो धारा की दिशा को ही बताएगी, और अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा। फिर अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं भी? 90 डिग्री या फिर लंबवत होते हैं भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। अब सल्फर होता है येलो सल्फर है वो एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और सल्फाइड कब बनेगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये क्या बन जाएगा? सल्फाइड, यानी -2 लग जाएगा इसके ऊपर, -2 लग जाएगा। तो यहां पे S-2, तो यहां पे ये क्या है? तो ये आपका एक प्रकार से सल्फाइड है, ये सल्फाइड है। और ये क्या है? आपका सल्फर है। ये क्या है? सल्फर है। अब सल्फर आता कितने के ऊपर है? सल्फर है वो कितना, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है?
16 नंबर परमाणु क्रमांक पे आता है, 16 नंबर परमाणु क्रमांक पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल कर लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब सल्फर अपना स्थायित्व कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा अभी, या तो 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग दे या फिर ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी भी, तो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो क्या बन जाएगा, सल्फाइड बन जाएगा और -2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कौन सी अभिक्रिया है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन अभिक्रिया भी। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना कौन सी अभिक्रिया है, तो वो आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और दूसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन का त्याग होना, और अपचयन अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन जुड़ना और ऑक्सीजन का त्याग होना। ठीक है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिक्रमक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहां पे संयोजन अभिक्रिया होती है भी। ठीक है, जैसे अपन बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब अपन जल मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये आपका भूजा हुआ चूना बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है भी। तो CaOH की ट्वाइस, CaOH की ट्वाइस और प्लस में ऊर्जा निकलती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया, तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है भी, ये संयोजन अभिक्रिया है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन अभिक्रिया होती है और इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी, दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अविल्य है। अविल्य पदार्थ का मतलब समझते हो क्या आप, अविल्य का मतलब होता है भी अवक्षेप उत्पन्न होना। अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब क्या हो गया, भी जो अभिक्रिया अवक्षेपण, जो अभिक्रिया अवक्षेप बनाती है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। और अवक्षेप होता है ना, वो पानी के अंदर है, वो घुलनशील नहीं होता भी, ये पानी के अंदर घुलनशील नहीं होता, ये सॉलिड अवस्था के अंदर होता है भी, ये सॉलिड अवस्था में होता है। तो यहां पे KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड का अभिक्रिया है वो बेरियम आयोडाइड के साथ में करवा दी। पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेरियम आयोडाइड के साथ में करवा दी, तो ये क्या बन गया, पोटेशियम आयोडाइड बन गया और प्लस में बेरियम ब्रोमाइड बन गया, बेरियम ब्रोमाइड बन गया। तो बेरियम ब्रोमाइड क्या है, तो ये आपका अवक्षेप है, ये आपका अवक्षेप है, ये पानी में घुलनशील नहीं है, ये आपका सॉलिड अवस्था के अंदर है भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कई में अवक्षेप आपको ऐसे ही बता देता हूं, जैसे ये आपके पास में बेरियम सल्फेट है, BaSO4 बेरियम सल्फेट है, तो ये क्या है, ये भी अवक्षेप है। अगर अभिक्रिया के अंदर बेरियम सल्फेट दिखे और आपसे अवक्षेप पूछे भी कौन सा अविल्य अवक्षेप है, तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा। और एक होता है Fe2O3 यानी ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड, एक तो होता है फेरस सल्फेट और एक होता है फेरिक। यहां पे जो लोहा है वो Fe3 पॉजिटिव के रूप में भी, 3 पॉजिटिव के रूप में, तब बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, सॉलिड अवस्था में होता है, ठीक है। उसके बाद में एक होता है PbI2 यानी लेड आयोडाइड। ये क्या होता है, लेड आयोडाइड होता है, लेड आयोडाइड है। इसका रंग भी पूछा गया, कौन से रंग का अवक्षेप बनेगा, तो लेड आयोडाइड पीले रंग का अवक्षेप बनेगा भी, ये पीले रंग का अवक्षेप बनेगा। बेरियम सल्फेट है, ये आपका सफेद रंग का अवक्षेप बनेगा भी, सफेद रंग का अवक्षेप बनेगा। दूसरा यहां पे एक और आता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेरियम सल्फेट का पूछा गया है और लेड आयोडाइड का भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे करवा चुका हूं मैं। और आपका Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और दूसरा है वो आपके पास में एक और आता है, इसका कौन सा हो गया भाई, एक और बच गया भाई, जो आपका हो जाएगा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये भी क्या है, एक सफेद रंग का अवक्षेप है भी, ठीक है, सॉलिड अवस्था में होता है, ये सफेद रंग का अवक्षेप है। तो ये क्या है, आप रट लेना भी इनको, अगर पूछेगा ना तो इन्हीं में से आपको पूछेगा भी कौन सा अवक्षेप बनेगा। तो वहां पे अगर बेरियम सल्फेट मिले, बेरियम ब्रोमाइड मिले, फेरिक ऑक्साइड मिले और लेड आयोडाइड मिले या फिर AgCl मिले तो उसमें कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। जाइलम का अवसर आपने तो इस प्रकार से रटवा दिया, अब ये भैया आपको रटना ही पड़ेगा।
ये आपको रटना ही पड़ेगा, पता होना चाहिए, या तो पूरी पूरी इक्वेशन पता होनी चाहिए, आपको समीकरण पता होनी चाहिए, कौन सी समीकरण किस हिसाब से बन रही है और उसमें कौन सा सॉलिड और कौन सा यहाँ पे विलय है, जलीय विलयन है, वो आपको पता होना चाहिए। और वो पता कब होगा, जब आपको पूरी पूरी इक्वेशन पता होगी, ठीक है ना। तो इक्वेशन इक्वेशन पूरी पूरी याद कर लो, या फिर आप है वो इस प्रकार से ये अवक्षेप ध्यान में रख लो भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक है जो कि जल के परिवहन में कार्य नहीं करता। तो यहां पे जाइलम फाइबर यानी जाइलम तंतु है ना, ये परिवहन का कार्य नहीं करता भी, ये परिवहन का कार्य नहीं करता है। ये एक प्रकार से बोले तो यहां पे ये आंतरिक जो अंग होते हैं पौधे के, उनमें आंतरिक सहयोग देता है भी, ठीक है। जाइलम मर्दूतक होता है जिसे पेरेनकाइमा बोलते हैं। जाइलम पेरेनकाइमा ये भोज्य पदार्थों का स्टोरेज करता है भी, भोज्य पदार्थों का स्टोरेज करता है। जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिनिका और जाइलम वाहिकाएं, ये दोनों को दोनों है, ये मर्त सेल है, ये मर्त कोशिका है, ये मर्त कोशिका है। और ये इसका जो आकार है वो नलिकाकार है भी, नलिकाकार इसका आकार है भी। और ये क्या करती है, ये जल और खनिज का क्या करती है भी, परिवहन करती है, ये परिवहन करती है, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम तंतु। जाइलम तंतु है, ये आपका क्या है भी, परिवहन का कार्य नहीं करता भी, बाकी सारे के सारे परिवहन का कार्य करते हैं। और दूसरी बात ये है भी, ये एक जटिल स्थायी उत्तक है भी, जटिल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक है ये, ठीक है। जटिल स्थायी उत्तक में एक तो जाइलम पढ़ना पड़ता है आपको और एक फ्लोएम पढ़ना पड़ता है भी। और फ्लोएम है वो 5 प्रकार की कोशिकाओं से, 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, तो ये हो जाएगा आपके पास में नलिकाकार या फिर चालनी नलिका, चालनी नलिका, चालनी नलिका, ठीक है। ये किसका पार्ट है, फ्लोएम का। और फिर चालनी कोशिका, चालनी कोशिका, सहचर कोशिका, सहचर कोशिका, और इसे अपन क्या बोलते हैं, साथी कोशिका भी बोलते हैं इसको, साथी कोशिका। और दूसरा आता है इसका चौथा आता है चालनी नलिकाएं, चालनी कोशिकाएं और सहचर कोशिकाएं या फिर साथी कोशिकाएं। और इसमें एक आता है फ्लोएम, फ्लोएम तंतु या फिर फ्लोएम रेशे। और एक आता है फ्लोएम मृदुतक या फिर फ्लोएम पेरेनकाइमा, ठीक है। फ्लोएम मृदुतक बोल दो या फिर फ्लोएम पेरेनकाइमा, इन 5 अवयवों से मिलकर बना होता है कौन, फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम के अंदर है वो बाकी सभी को छोड़कर के फ्लोएम तंतु है ना, वो मर्त होता है भी, वो मर्त होता है, बाकी सारे के सारे है वो जीवित होते हैं। और जाइलम के अंदर मर्त कौन होता है, जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिकाएं, ये दो है वो मर्त अवस्था में पाई जाती है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 1.5 एफ दूरी पर रखा जाता है, तो आवर्धन आपको ज्ञात करना है। आवर्धन ज्ञात करना है भी। आवर्धन ज्ञात करने के लिए आपके पास में होना क्या चाहिए भी, v होना चाहिए। v अपने पास में है ही नहीं, तो v निकाल लेंगे, v नहीं है तो क्या है, अब v निकाल लेंगे। देखो कैसे भी, आपको फोकस दूरी दे दी f, और यहां पे जो वस्तु है वो लेंस के 1.5 एफ की दूरी पर रखा गया है। तो इसका मतलब आपके पास में 1/f, लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस में 1/u, 1/v माइनस में 1/u। आपको 1/v ज्ञात करना है, तो इस u को दूसरी साइड में भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा ये। तो आपके पास में फॉर्मूला बनेगा 1/v, 1/v बराबर क्या हो जाएगा ये, 1/f प्लस में 1/u, मान रख दो 1/v बराबर में फोकस दूरी कितनी है अभी, f है, तो यहां पे f रख दो। उसके बाद में ये आएगा आपका माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि लेंस के सामने वस्तु को रखा गया 1.5 एफ की दूरी पर, इसलिए यहां पे देखो लिख रखा है। तो इसका मतलब सामने की सारी दूरियां अपन नेगेटिव में कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1/1.5 एफ। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 1.5 एफ आएगा अभी, तो f से f कैंसिल, ये आ जाएगा 1.5, ठीक है। और माइनस का निशान आएगा, 1.5 एफ से 1.5 एफ कैंसिल, तो ये आएगा 1।
तो यहां से आपके पास में कितना बच गया अभी, तो v का मान क्या हो जाएगा, तो v का मान हो जाएगा 1.5 f अपॉन में 1.5 से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा अभी, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो अभी, 5 से कम 5 और 5 दिया 15, तो यहां पे v का मान आपके पास में आ गया 3f। v का मान कितना आ गया अभी, 3f आ गया। अब आवर्धन फॉर्मूला देखो, लेंस का आवर्धन फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है v अपॉन में u, और दर्पण का क्या होगा, तो दर्पणों का होगा m बराबर माइनस v अपॉन में u, बस माइनस का चक्कर है यहां पे, ठीक है। ये आपका दर्पण का है और ये आपका लेंस का है। अब यहां पे v का मान रखो कितना है, 3f है, और u का मान कितना है, तो 1.5 f है, तो दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा अभी, f से f कैंसिल कर दो, 15 एकम 15 और 15 दुए 30, तो यहां पे आपके पास में आवर्धन कितना आ जाएगा अभी, 2 आ जाएगा। आवर्धन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चीजें समझे क्या, आगे देखो। नेक्स्ट आपके सामने है आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में, आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब आधुनिक आवर्त नियम दिया किसने था भी, तो आधुनिक आवर्त नियम है वो हेनरी मोजले ने दिया था भी, हेनरी मोजले ने दिया था। और कब दिया था, तो ये 1913 में दिया था। और आधुनिक जो आवर्त सारणी का जो नियम है वो किस पे आधारित है, तो ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है, परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। और पहले मेंडलीफ है, न्यूलैंड्स है, डोबेराइनर है, ये किसके ऊपर आधारित कर रहे थे, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है भी आधुनिक आवर्त नियम है वो क्या है, या फिर आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस नियम पे आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पे आधारित है भी। तो यहां पे देखो भी, अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन सत्य है वो बताना। तो किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन के, यहां पे केवल शब्द आ गया भी, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं, तो अपन ये सेटिस्फाई नहीं कर सकते भी। आगे चलते हैं, किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ये थोड़ा जच रहा है भी, यानी कोई भी उदासीन परमाणु होता है तो उसमें उदासीन परमाणु कब होगा, जब उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी प्रोटॉन तो प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो जितने प्लस और जितने ही, यानी कहने का मतलब अगर 2 प्लस है, 2 आपके पास में प्लस है और 2 ही आपके पास में नेगेटिव है, तो वो चीज उदासीन हो जाएगी, ठीक है। एक प्लस एक नेगेटिव के पास में चला जाएगा और दूसरा प्लस है वो दूसरे नेगेटिव के पास में चला जाएगा, तो वो क्या है, उदासीन परमाणु होता है। तो उसमें जो परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। उसके बाद में देखो भी, किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक न तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के और न ही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ये कैंसिल करो। आगे देखो भी, किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, कैंसिल करो। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बराबर होती है उदासीन परमाणु में। तो अपन बोल सकते हैं भी परमाणु क्रमांक है ना वो प्रोटॉन की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और वैसे अगर उदासीन होगा तो उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उदासीन परमाणु में जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस तापन द्वारा तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था भी, जब अपने पास में जिप्सम होती है CaSO4, इसी में करवा के आया हूं मैं, CaSO4 और 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है वो गर्म करते हैं, या फिर सेंटीग्रेड का नया देकर के आपको केल्विन का दे तो 373 केल्विन पे करेंगे भी, 373 केल्विन के ऊपर इसको गर्म करते हैं, तो ये बन जाता है CaSO4 और हाफ H2O, यानी आधा जल का अणु बन जाता है। और प्लस में 1 से ही 1/2 जल का अणु है वो ये त्याग देता है। तो ये क्या बन जाता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। यहां पे ध्यान रखना, जिप्सम के 373 केल्विन पर, जिप्सम के 373 या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में अनाशित होने वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन सत्य होगा भी, तो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत परिपथ है, इसमें ऊष्मा के रूप में अनाशित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, किसके
यहां पे कौन सा कथन सत्य होगा, तो यह परिपथ पर प्रयुक्त विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, या फिर यह परिपथ में धारा या यह परिपथ में धारा प्रवाह के अवधि के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर यह परिपथ में प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो भी, कोई परिपथ है अपने पास में, कोई तार है, ये तार है वो हीटिंग ले रहा है अभी, और इससे क्या है ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। वो ऊष्मा किसके कौन सा कथन सत्य होगा? अब ये ऊष्मा उत्पन्न क्यों करेगा तार? अब जब यहां पे जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा ना, तो ये तार है वो क्या करेगा? ऊष्मा वो उत्पन्न करेगा भी। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है धारा का विपरीत, यानी ये धारा के विपरीत लगता है भी। धारा अगर इस साइड में चलती है ना, तो ये प्रतिरोध है वो इस साइड में लगेगा भी। ठीक है, एक प्रकार से कहें तो विद्युत धारा को रोकने का कार्य करता है भी कौन? प्रतिरोध। तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो प्रतिरोध के अकॉर्डिंग होगी भी। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही तार है वो हीटिंग लेगा, उतना ही तार है वो ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो यहां पे ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यही बताना है भी जो हनासित होने वाली, जो एक प्रकार से बोले तो उसमें हनासित का मतलब हो जाएगा हानि, यानी एक प्रकार से ऊर्जा की हानि हो रही है भी। ऊर्जा की हानि है वो किसके कारण होती है? प्रतिरोध के कारण होती है। तो यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उसमें ऊष्मा की हानि है वो उतनी ज्यादा होगी भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, एक आपने क्या है, जैसे यहां पे चांदी है, चांदी के तार आपने लिए तो उसके अंदर वो धारा बहुत ज्यादा मात्रा में बहती है भी, बहुत ज्यादा फास्ट बहती है। और आपने यहां से ये मान लो भी, जैसे यहां से आपने 100 एम्पियर की धारा भेजी चांदी की तार में, तो आपको आगे आउटपुट के रूप में भी 100 एम्पियर मिलेगी भी। बाकी जो तार है जैसे तांबा हो गया, उसमें क्या है, एक प्रकार से तार है वो हीटिंग लेना शुरू कर देता है। तो यहां से आप 100 एम्पियर की धारा भेजोगे ना, तो आपको लगभग है वो आगे 90 या फिर 95 एम्पियर की धारा ही पहुंचेगी भी। 5 एम्पियर की धारा वो ऊष्मा के रूप में है वो हानि हो जाएगी, यानी हनासित हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है, एक 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई -2.5 डायोप्टर की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बताना है। देखो, अब यहां से आपके पास में एक तो शक्ति दे दी, भी क्षमता दे दी। लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है? तो डायोप्टर में मापा जाता है भी, जिसे डी से, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। तो शक्ति दे दी, शक्ति से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं भी, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहां पे आपको क्षमता है वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक दे रखी है, तो इसका मतलब हो गया भी लेंस कौन सा? आपका अवतल लेंस है। याद रखना, अवतल लेंस, अवतल लेंस और अवतल दर्पण, अवतल लेंस और अवतल दर्पण है वो दोनों की फोकस दूरी और क्षमता नेगेटिव में होगी भी। अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी और क्षमता दोनों की नेगेटिव होगी। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी और क्षमता पॉजिटिव होगी भी। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखना भी। तो यहां पे सेंटीमीटर के अंदर है, तो आपको पता भी एक तो फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F, ये होता है। अब ये आपका जो F है वो मीटर के अंदर आएगा भी। ठीक है, और आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, तो P बराबर यानी P यानी पावर और 100 में F। अब ये आपका जो फोकस है वो अगर सेंटीमीटर में है तो आप 100/, आप करोगे, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं भी। तो यहां पे आपके पास में सेंटीमीटर में लेके आना भी, सारी यूनिट है वो अपने पास में सेंटीमीटर में है। तो P बराबर 100/F, तो F बराबर क्या हो जाएगा? तो F इधर चला जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 100 में P। तो यहां पे 100 और अपॉन में 2.5, दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो यहां पे F आपके पास में निकल के आ गया -40। F क्या निकल के आ गया भी? -40, यानी अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी वो ऋणात्मक होगी। अब यहां पे मान रख दो 1 यानी लेंस फॉर्मूला 1/F बराबर क्या होता है? 1/V माइनस में 1/U। आपको ज्ञात करना है V का मान ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है। तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा? U को दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/F प्लस में 1/U। अब मान रख दो इसमें, तो जो लेंस के सामने वस्तु रखी गई है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है भी, और 1/V बराबर कितना हो जाएगा? तो यहां पे F का मान कितना है? तो -40, और आप लेंस के सामने वस्तु को रख रहे हैं, सामने का मतलब बाईं ओर,
और बाई और नेगेटिव में कैलकुलेट करेंगे सारी की सारी दूरियां, तो यहां पे माइनस का आ जाएगा 1/20। तो इसमें जो एलसीएम आया वो 40 आया, माइनस का 1 और ये माइनस का 20 2 40 यानी 2 आ गया। मान किसका आ गया? ये 1/v का मान आ गया। अभी आपको चाहिए v का मान, तो ये हो जाएगा 40/3 और वो भी किसका आएगा? भी नेगेटिव का आएगा। 40/3 वो भी नेगेटिव का आएगा। अब आपको मान किसका ज्ञात करना है? तो ये तो v का मान आ गया। अब यहां पे प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको पता है भी आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर होता है -v/u, लेकिन आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपको दोनों फॉर्मूले इसके अंदर फिट करने पड़ेंगे भी। h' और बराबर होता है v/u, क्योंकि लेंस है, यहां पे लेंस है तो नेगेटिव नहीं आएगा v। ठीक है, अब इसके अंदर h' क्या होता है? h' होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h होता है बिंब की ऊंचाई। बिंब यानी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। h' आपको ज्ञात करना, तो ये h यहां पे क्या है? गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो h' बराबर क्या हो जाएगा? vh/u हो जाएगा भी। अब इसमें मान रख दो, मान रखोगे तो h' बराबर क्या हो जाएगा? v का मान कितना है भी? यहां पे v का मान अभी निकाला है -40/3, -40/3 और उसके बाद में ये जो आपका h है, h कितना है? यहां पे 6 सेंटीमीटर है। h होता है बिंब की ऊंचाई और बिंब कितना ऊंचा है? 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, तो 6 रख दो। और यहां पे u क्या है भी आपके पास में? तो u है वो आपके पास में 20 सेंटीमीटर है, यानी बिंब की जो बिंब कहां पे रखा गया? तो 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है और ये दूरी अपन नेगेटिव में कैलकुलेट करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अभी b एकम b, b दुए 40, 3 एकम 3 और 3 दुआ 6, 3 दुआ 6, तो 2 दुआ 4। तो यहां पे h' प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 4 आ जाएगी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर ना एक थोड़ा सा आप इस प्रकार से ट्रिक से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें एक यहां पे आपकी जो दूरी है। अब दूसरी तरीका समझो इसका। दूसरा तरीका है भी अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और अवतल लेंस के अंदर आपको पता है भी ये क्या करता है? 2 कंडीशन होती है अवतल लेंस के अंदर, और दोनों ही कंडीशन के अंदर आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और कैसा बनाता है? वस्तु से छोटा बनाता है। ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो वस्तु की हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। भी वस्तु की हाइट 6 सेंटीमीटर है तो 6 से कम आएगा। भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो 6 से कम बनेगा। अगर यहां पे ये मान लो भी इसको 8 दिया होता, ये 8 सेंटीमीटर दिया होता, तो आपको कुछ ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी, निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर करके आ जाते। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन बड़े हो और एक ऑप्शन छोटा हो तो उसमें आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहो भी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो भी सारे के सारे। पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो चैनल पर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले भी, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो भी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। जल की गति एक दिशीय है, भोजन की गति द्विदिशीय है। ठीक है, यहां पे काम में आएगा। अब देखो भी, अब इसके अंदर निम्नलिखित आरेख में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के मध्य में परिवहन को निरूपित करते हैं। लाल तीर है वो फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधों के तने में परिवहन का सही दिशा में निरूपित करता है? मैंने आपको क्या बताया था भी, जल होता है ना, जल, उसकी गति एक दिशीय होती है, यानी एक ही दिशा में होती है। गति एक दिशीय, याद रखना, एक दिशीय। अपन क्वेश्चन तो 25 करते हैं, लगभग 20 और 25 के बीच में भी, 20 24, लगभग 20 और 24 के बीच में करते भी। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो कंटेंट दे के जाता हूं ना, वो लगभग है वो आपके 50 से 60 क्वेश्चन के बराबर कंटेंट दे के जाता हूं मैं आपको। यानी इस कंटेंट से आप है वो 50 से 60 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इतना कंटेंट है वो मैं आपको 25 क्वेश्चन के अंदर दे के जाता हूं भी। ठीक है, तो अपनी क्लास है वो लगभग 1 घंटे के करीबन हो जाती है भी, 25 क्वेश्चन के अंदर भी। लेकिन वो सारी की सारी है वो बकवासबाजी नहीं होती भी, कोई भी इसके अंदर बकवासबाजी नहीं है। ओनली फॉर अपने क्वेश्चन के अंदर फोकस होता है और सारा का सारा क्वेश्चन का ही मैटर चला होता है भी। ठीक है, तो यहां पे जल की गति है वो एक दिशीय होती है, और
जल की गति कौन करवाता है? तो जल की गति जैसे जल और जैसे जाइलम, 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 ठीक है। उसके बाद में बचता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम है वो भोजन की गति करवाता है भी। फ्लोएम है वो भोजन लेके जाता है, और भोजन की जो गति होती है ना वो द्विदिशीय होती है, यानी दोनों दिशाओं में होती है, द्विदिशीय। अब इसके अंदर जो नीला कलर है वो तो है जाइलम का, तो नीला कलर है वो जाइलम का है। ये जाइलम वाला नीचे आ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, जाइलम वाला ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और लाल कलर है वो क्या है? लाल जो तीर है वो क्या है? फ्लोएम का है। तो फ्लोएम तो दोनों दिशाओं में जा रहा है, फ्लोएम तो दोनों दिशाओं में जा सकता है भी, ठीक है। और जाइलम है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। अब यहां पे देखो भी, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन भोजन है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन भोजन की द्विदिशीय गति होती है भी, दोनों ओर होती है, तो ये नहीं होगा। अब इसमें जाइलम की भी द्विदिशीय गति है और फ्लोएम की भी द्विदिशीय गति है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो यहाँ पे चित्र है, जो कि नीला कलर जाइलम को है जो कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और लाल कलर है वो फ्लोएम को दर्शा रहा है जो कि दोनों दिशाओं में जा रहा है। तो यहाँ पे बी चित्र है ना वो बिल्कुल सही है भी इसमें, तो ये आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दे रखे हैं, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कचरे को गीले और सूखे कचरे में अलग अलग करने से इसे रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण में मदद मिलती है, बिल्कुल सही बात है। यानी जो कचरा होता है उसको अगर गिल्ले को अलग स्टोरेज करके रखें और सूखे कचरे को अलग स्टोरेज करके रखें तो उसका जो पुनर्चक्रण होगा उसके अंदर है वो उसको मदद मिलेगी भी, ठीक है। गिल्ले कचरे को सही तरीके से, तर्क क्या है? तो गिल्ले कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करके उसे जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है। अगला है साइक्लिक प्लास्टिक को कालीन, कपड़ों के लिए अपसाइक्लिंग किए गए पॉलिएस्टर, रिसाइकिल प्लास्टिक निर्माण, संग्रहित सामग्री सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में विस्तृत श्रृंखला के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। तो यहां पे इसमें प्लास्टिक को कालीन, कपड़ों में और इसके अकॉर्डिंग यहां पे बताया गया है। तो इसके अंदर है वो जैसे ही अपन क्या है दोनों को अलग अलग रखेंगे ना, तो यहां पे जो गीला कचरा है उसको सही तरीके से जैविक खाद या बायोगैस के अंदर बदल सकते हैं, और जो अन्य जो साइक्लिक जो प्लास्टिक है उसको तत्कालीन, और जो कपड़ों के जो अपसाइकिल किए गए जो पॉलिएस्टर है, और यहां पे जो साइक्लिक प्लास्टिक निर्माण सामग्री सहित उत्पादों को विस्तृत श्रृंखला के रूप में फिर से तैयार किया जा सकता है। यानी इसको अगर अपन अलग अलग रखेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए भी, अपन उसको क्या है जल्दी से पुनर्चक्रण कर सकते हैं उसका, ठीक है, जो पुनर्चक्रण करने योग्य होगा उसका। तो दोनों के दोनों तर्क है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है भी, ठीक है, दोनों के दोनों तर्क सही है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क है वो बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। और यांत्रिक ऊर्जा यानी गोल गोल घूम करके विद्युत ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है? तो जनरेटर, विद्युत जनरेटर है वो क्या करता है? विद्युत जनरेटर हो गया। विद्युत डायनमो है वो मोटर वाहनों में लगा होता है भी, ये क्या करता है? ये लाइट उत्पन्न करता है भी, ये लाइट उत्पन्न करता है। तो यहां पे गोल घूमता है वो, मशीनरी के साथ में घूमता है भी, ठीक है, इंजन के साथ में ये गोल घूमता है और क्या करता है? विद्युत जनरेट करता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर है ये क्या करती है भी? विद्युत मोटर है ये क्या कार्य करती है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा के अंदर है वो कन्वर्ट करती है, ठीक है। और उसके बाद में शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या करता है? तो शुष्क सेल है वो एक प्रकार से अपन बोले तो ये जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। शुष्क सेल है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है, और देन उसके बाद में शुष्क सेल का वापस से यूज करते हैं अपन। शुष्क सेल में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के अंदर होती है, और जैसे इसका यूज करते हैं तो ये क्या करेगा? ये अपने पास में जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर देगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर देगा जब इसका यूज करेंगे। तो विद्युत डायनमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये भी दिक् सूचक सुई है ना, ये किसी भी यांत्रिक ऊर्जा के ऊपर कार्य नहीं करती भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन।
किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति क्या है? कोई भी चालक है उसके लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति क्या है? तो यहां पे देखो भी इस प्रकार से ग्राफ बनेगा आपका ये, ठीक है। अब इसके अंदर है वो आपकी, ये आप मान लो भी आपके पास में धारा है I और ये आपके पास में V यानी वोल्टेज है। जब धारा और वोल्टेज यानी वोल्टेज और धारा ग्राफ का जो यहां पे खींचा जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा, तो यहां पे V मान लो भी और यहां पे I मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं पे भी मान सकते हो आप, यहां पे I मान लो, तो उसका जो ग्राफ खींचा जाएगा वो इस प्रकार से रेखीय क्रम में होगा भी। कौन से क्रम में होगा? रेखिक क्रम के अंदर होगा। तो उसके अंदर अपन क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो यहां पे प्रत्येक कंडीशन के अंदर है वो आपका जो प्रतिरोध है वो समान होगा भी। तो दूसरी बात याद रखना, जब V और I धारा ग्राफ है वो ओहमीय नियम का पालन करते हैं, ओहमीय नियम का पालन करते हैं, तो उसमें प्रत्येक कंडीशन में आपका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? समान होगा भी। तो धारा V और I के बीच में जो धारा ग्राफ है किसी भी वोल्टेज, किसी भी चालक के लिए, तो वो क्या होगा? एक रेखीय क्रम में होगा, और रेखीय क्रम एक सीधी रेखा होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होती है वो आपको बताना है। तो 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है आपकी, ठीक है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में आपको बताना है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कोई भी आप अवतल दर्पण, ये लो अवतल दर्पण है और ये आपका मुख्य एक्स है, और ये आपका क्या है भी? मुख्य एक्स है, ये आपका मुख्य एक्स है, और इस मुख्य एक्स से ये आपका क्या है भी? ये आपका ध्रुव या फिर पोल बोल दो, ये आपकी क्या है? फोकस दूरी है, और ये आपकी वक्रता त्रिज्या है। अब वक्रता त्रिज्या है वो वक्रता केंद्रीय होता है भी, ठीक है, और यहां से वक्रता त्रिज्या से पोल से लेकर के और वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं भी। तो इसने क्या बोला भी? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में, ध्रुव तो ये है और वक्रता केंद्र ये है, इनके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या ही बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर की दूरी होगी भी। और फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है भी, फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या का मिड पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, में वर्दी के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि होती है। यानी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि कब होगी? जब आप धारा केंद्र वृद्धि करोगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ेगा भी, चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरी बात है वो आप कुंडली के अंदर अगर फेरों की संख्या बढ़ाओगे, कुंडली है इसके अंदर अगर आप फेरों की संख्या बढ़ाते हो तो भी चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा भी। तो दो कंडीशन होता है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने का। कोई भी कुंडली के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुंडली में अगर अपन धारा का मान अगर बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, और कुंडली के अंदर अगर अपन फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। तो यहां पे किसके अंदर धारावाही यानी किस में वृद्धि करेंगे? तो धारावाही चालक, अब चालक तार की बात कर रहा है, चालक धारावाही चालक यानी तार में चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होगी, तो आप धारा में वृद्धि करोगे तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी भी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, डोबे राइनर के ट्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान 137 है। तो यहां से देखो भी डोबे राइनर भाई साहब ने 1817 के अंदर वो अपना त्रिक नियम दिया था भी, और त्रिक नियम में क्या कहा था भी? पहले तत्वों का द्रव्यमान और तीसरे तत्वों का द्रव्यमान, पहले तत्वों का द्रव्यमान और तीसरे तत्वों के द्रव्यमान का औसत, इन दोनों का द्रव्यमान का औसत है वो दूसरे तत्वों के बराबर होता है भी, दूसरे तत्वों के जो द्रव्यमान है उसके बराबर होता है। पहले तत्वों का द्रव्यमान और तीसरे तत्वों का द्रव्यमान का औसत है वो किसके बराबर होता है? दूसरे तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। और इन्होंने नाम दिया था कौन कौन सा? ट्रिपलेट के अंदर दिए थे भी, 3 कारक दिए थे, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद में कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम, और उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 ट्रिपलेट दिए थे इन्होंने, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
तो यहां पे देख लो भी इसका जो कैल्शियम है और बेरियम के बीच में क्या कौन आता है, तो स्ट्रांसियम आता है भी। इस प्रकार से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो। नहीं तो आप है वो 40 यानी 40.1 और उसके बाद में 137.3 इनका योग करो तो ये हो जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 7 और उसके बाद में आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 177.2 177.4। तो इसमें इसका औसत निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 8 16, कितना आ जाएगा भाई 2 8 16, बच गया 1 17, फिर 2 8 16 और फिर बच गया 1 14 2 7 14, तो यहां पे 88.7 आएगा भी, 88.7 आएगा। तो ये देख लो भी किसके बराबर है, तो यहां पे 87.62 के करीबन आ रहा है, तो इसका मतलब आपका स्ट्रांसियम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भी, ठीक है। और या फिर आप ट्रिपलेट याद है, लिथियम सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आप है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की आयु 21 कर दी गई है। इस कानून का पालन करने से क्या लाभ होगा, तो इससे लड़कियों का यौनारंभ तक पहुंचना सुनिश्चित होगा या फिर इससे किशोर गर्भावस्थाओं में कमी आएगी भी, ये बात सही है भी, यानी इससे किशोर गर्भावस्थाओं में कमी आएगी, ये बात बिल्कुल सही है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी, सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, ठीक है। और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो भी। और रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। और हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है भी। एक तो आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।